हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और D+SB की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट कर दी है और इसमें मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जीके जीएस की, उसमें पड़ी हुई है, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सारी PYQ हैं जो भी 2026 में एग्जाम हुए, 2025 में एग्जाम हुए, उनकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें मैं एक वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ PYQ की, जीके जीएस की। अगर आप ये PYQ भी कर जाते हैं, ये जो मैं करा रही हूँ ये भी कर जाते हैं, तो आप इजीली 12 to 14 मार्क्स को इजीली आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं मैं उन 4 ऑप्शन को भी डिटेल में करा रही हूँ। और अभी जो नॉन टीचिंग के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। तो आप जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है उनको भी और इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अभी नॉन टीचिंग के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो टीचिंग के हो चाहे नॉन टीचिंग के हो। ठीक है, ये ना सोचें कि ये नॉन टीचिंग के हैं या टीचिंग के हैं, क्योंकि बोर्ड एक ही है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को वो रखता है। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। D+SB की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मेरे इस चैनल पर मिलेगी और PYQ की सीरीज भी इस चैनल पर कंटिन्यू आने वाली है अभी। ठीक है, तो हम PYQ स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, ये MTS एग्जाम जीके जीएस PYQ है जो 25 फेब को हुआ था एग्जाम। शिफ्ट थी इसकी 9 AM to 11 AM। ठीक है, ये उसके PYQ हैं। तो आज मैं MTS एग्जाम के फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके PYQ करा रही हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में, जो A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, इतना सभी को पता होगी। तो उस समय पर जो भारत के वाइसराय थे वो कौन थे? तो देखो, उस समय पर जो भारत के वाइसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड रिपन का जो टाइम था 1880 टू 84 तक था। ठीक है, और लिटन का जो था 1876 से 80 तक था, और कर्जन का जो था 1899 से 1905 तक। ठीक है, 1905 तक इनका टाइम था, और डफरिन का जो टाइम था वो था 82 85 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अब इसमें से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड भी पता चल गया आपको। तो इस तरीके से आप अगर ये सीरीज भी कर जाते हो तो देखो, एक ही क्वेश्चन से कई टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप जीके जीएस कितना ही कर लो, अपार है, नहीं पता चलता है, लेकिन आप PYQ कर जाओगे तो 12 to 14 क्वेश्चन आप इजीली इन्हीं PYQ से आप इजीली अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में MRF फॉर्मूला 2000 क्लास में किन 2 ड्राइवरों ने एक एक रेस जीती, जिसमें दूसरे ने रेस 1 जीतकर दोहरा खिताब प्राप्त किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन A है। ठीक है, ये करंट का है, और देखो जुलाई फेब में एग्जाम हुआ था और ये जुलाई 2025 की करंट पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन A है, साई शिव शंकर और जहान कमिश्रियट। इसका A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की गई? यानी NSS की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत। ठीक है, तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1950 में। ठीक है, इसका A ऑप्शन सही है। यहाँ पर 1950 में क्या है, इसकी NSS की स्थापना शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था वो था सामाजिक एंड आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? NSS का सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करना था, जो कि NSS की स्थापना की गई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। मार्च 2025 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग की सचिव बनने वाली पहली महिला कौन है? कौन थी? ठीक है, यानी वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो कौन थी? तो वो थी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अंजू राठी राणा। अब देखो, यहाँ पर फेब में एग्जाम हुआ है, और मार्च 2025 की करंट अफेयर पूछी गई है, यानी आपको 1 ईयर की करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए करनी है। ठीक है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
5th क्वेश्चन है, हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलनों के इतिहास में आर्य समाज को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ठीक है, इसने वैदिक सत्ता को अस्वीकार कर पश्चिमी दर्शन अपनाया? नहीं, ऐसा तो नहीं था। इसने वेदों के अधिकार के आधार पर सुधारों का समर्थन किया। ठीक है, इसने मूर्ति पूजा अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया? नहीं। इसने जाति आधारित भेदभाव का समर्थन किया? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, अब आपको देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो एक, और ये कब की गई थी ये कमेंट में जरूर बताना। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी उसका महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुआ था वो उसके आधार पर हुआ था, वेदों के आधार, इसने वेदों के अधिकार के आधार पर सुधारों का समर्थन किया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूएनडीपी की एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? यानी यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही गई है कि भारत का कौन सा स्थान था। अब देखो यहाँ पर दो चीज निकल के आती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, एचडीआई है जो इसका इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो करता है यूएनडीपी। ठीक है, और इसकी भारत की जो 2025 में रैंक थी वो थी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 130 थी। ठीक है, 130 थी। एचडीआई है, ये जो इंडेक्स जारी होता है ये किसके आधार पर होता है? स्वास्थ्य के आधार पर, यानी हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, इनके आधार पर ये क्या है, ये इंडेक्स जारी होता है। ठीक है, क्या देखा जाता है इसमें? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इनके आधार पर ये इंडेक्स जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रणाली पर आधारित है? यानी यहाँ पर करेंसी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि करेंसी सिस्टम है जो हमारी इंडिया का, वो किस सिस्टम पर बेस है? तो आपको पता है डेसिमल सिस्टम पर बेस है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 1 रुपीज लिखते हैं तो इसको 1 रुपीज में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं? तो हम कैसे लिखेंगे 100 पैसे को 1 रुपीज में? 1.00 रुपीज। ठीक है, या डेसिमल क्या है? या डेसिमल सिस्टम पर आधारित है हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो गाइस इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यशोभूमि आईसीसी नई दिल्ली में। ठीक है, यहां पर इसका आयोजन हुआ था, सेमिकॉन इंडिया 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2025 में निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने 1 लाख करोड़ की योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ योजना का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, यानी आरडीआई स्कीम। ठीक है, ये आरडीआई स्कीम जुलाई 2025 में आई थी और ये निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इतने करोड़ की योजना को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के प्रथम चरण कलाम 1200 का सफल स्थैतिक परीक्षण कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल्स फर्स्ट स्टेज कलाम 1200 कंडक्टेड इन अगस्त 2025? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में किया गया था ये। ठीक है, विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के प्रथम चरण कलाम 1200 का सफल परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो करंट के कई क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, 3 to 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने 2025 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है, अजीत सिंह ने अर्जुन पुरस्कार जीता है पैरा एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना करते हुए क्या कहा? जब इलाहाबाद, पहले तो देखो यहाँ पर कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था ये याद कर लेना। ठीक है, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में हुआ था और इसमें किसकी आलोचना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना हुई थी? ठीक है, तो ये इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो इलाहाबाद अधिवेशन में हुई थी, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में हुआ था। और उसमें क्या कहा गया था इसकी आलोचना करते हुए? यह भारतीयों को योग्यता के अनुसार करियर चुनने का अधिकार नहीं देता, या फिर यह भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल होने का अधिकार नहीं देता, यह भारतीयों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं देता, यह भारतीयों को संपत्ति का अधिकार नहीं देता। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें आलोचना जो हुई थी वो ये कहा गया था उसमें कि ये जो भारतीय हैं इनको अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं दे रहा है ये। ठीक है, कांग्रेस का मानना था कि
92 का अधिनियम जो है वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं देता है, इसके विषय में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। कोमागाटा कोमागाटा मारू घटना हुई थी, इसका ऑप्शन बी सही है, 1914 में हुई थी। कोमागाटा मारू है जो ये जो घटना घटित हुई थी, ये भारतीय प्रवासियों के साथ भेदभाव है जो हो रहा था, उसको लेकर हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को क्या आश्वासन दिया था। यानी जब पहला विद्रोह हुआ था 1857 में, तो इसके बाद में अंग्रेजों ने भारतीय जो शासक थे उनको आश्वासन क्या दिया था, भविष्य में उनके क्षेत्रों का विलय नहीं किया जाएगा, या फिर उन्हें ब्रिटिश सैन्य सहायता मिलेगी, या वे यूरोपीय कानून अपना सकते हैं, वे पूर्णतः स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद में भारत का शासन है जो ब्रिटिश क्राउन से कंट्रोल होने लग गया था, ठीक है। फिर जब महारानी विक्टोरिया है जो उसने घोषणा की थी 1858 में, ठीक है, जब ब्रिटिश क्राउन से वहां से शासन कंट्रोल किया जा रहा था हमारे भारत का, तो महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा की कि भारतीय रियासतों को आश्वासन दिया जाए कि उनकी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है जो ए सही है, ठीक है, कि उनके क्षेत्रों का विलय नहीं होगा, क्योंकि ये जो 57 है जो विद्रोह हो रहा था, तो राज्यों का क्या है, क्षेत्रों का विलय किया जा रहा था, तो वहां से ये आश्वासन दिया गया था महारानी विक्टोरिया द्वारा कि जो भविष्य है उसमें उनके क्षेत्रों का विलय नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम को किस नए नाम से पुनः ब्रांड किया गया था। यानी पहले इसका मिड डे मील नाम था, ठीक है, इसको पुनः नाम दिया गया था, तो उस दोबारा से जो नाम दिया गया था उसका नाम क्या था ये, और ये दोबारा से नाम जब दिया गया था वो सितंबर 2021 में दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है जो ये फूड ग्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्या है, फूड ग्रेन स्कीम है। और ये जो पीएम मातृ वंदना योजना है जो ये मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है, मैटरनिटी जो बेनिफिट है उससे रिलेटेड है पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम सर्व शिक्षा योजना है ये जो ये एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, कौन कौन सी योजना किस किस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में तुअर यानी अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है जो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र है जो ये अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ था 24-25 के सेशन में, तो उसमें महाराष्ट्र अरहर के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर था, ठीक है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी होता है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है प्रोड्यूसर, ठीक है, इसमें भी प्रोड्यूस होता है कर्नाटक और तेलंगाना में, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम, मई 2025 के पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्रामीण पुरुषों की एलएफपीआर कितनी थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 79.0%, और फीमेल की है 36.0%, ठीक है। मई 2025 में एएमसीए कार्यक्रम की कार्यान्वयन के लिए किस संस्था को नामित किया गया था। तो यहाँ पर मई 2025 में एएमसीए कार्यक्रम के लिए जो इंस्टीट्यूट था वो था, और वो ऑर्गेनाइजेशन था वैमानिकी विकास एजेंसी यानी एडीए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये बेल है जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है, बेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसरो क्या है, ये स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम, 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर 18 पदक जीते थे 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजराजा चोल प्रथम, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम है, ये पहले के राजा थे, ठीक है, यानी तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर नहीं बना था, उनसे पहले थे राजेंद्र चोल प्रथम, और राजराजा नरेंद्र कोई नहीं थे, ठीक है।
और कुलोत्तुंग चोल प्रथम है, ये बाद के राजा थे। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कराया था राजराजा चोल प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है? ठीक है, यानी कौन सा आर्टिकल है जो नागरिक हैं उनकी संस्कृति है जो मिश्रित संस्कृति उसको समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, और ये आर्टिकल 51A में एफ है, जो एफ सेक्शन में ये आता है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखता है। ठीक है, 21A क्या है? 21A है जो राइट टू एजुकेशन के लिए होता है, राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। ठीक है, आर्टिकल 15 है जो ये भेदभाव के पर आधारित है, यानी भेदभाव को खत्म करता है जाति लिंग धर्म के आधार पर। ठीक है, तो 15 उससे रिलेटेड है। 15A होता नहीं है कुछ भी। ठीक है, 51A है जो ये है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है, और इसी के अंदर एफ सेक्शन में क्या है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को ये संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर की वास्तुकला शैली किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समिति की सिफारिशों के बाद 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का गठन किया गया था? यानी किस कौन सी ऐसी समिति है जिसकी सिफारिश के बाद में 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई गई थी? ठीक है, तो वो है डी ऑप्शन। ठीक है, कृष्ण मेनन समिति है जो ये 1958 में बनाई गई थी, और इसकी सिफारिश के और ये जो कृष्ण मेनन समिति है 1958 में जो बनाई गई, ये क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन के लिए बनाई गई थी। इसके बाद में 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन हुआ इसी की सिफारिश पर। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति क्या है, ये जेपीसी संसद द्वारा गठित है। ठीक है, और ये अस्थायी द्विदलीय समिति है, ये वाली। ठीक है, नियम समिति क्या है, ये स्थायी समिति है जो दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन से संबंधित है। ठीक है, नियम समिति। मथाई समिति में क्या है, मथाई समिति 1950 में गठित हुई थी। ठीक है, इसकी सिफारिशों पर अनुमान समिति का गठन हुआ था। ठीक है, मथाई समिति के सिफारिश पर किस समिति का गठन हुआ था? अनुमान समिति का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। भारत में जूट उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य समूह में केंद्रित है? तो इसका है जो सी ऑप्शन है, यानी जूट उद्योग कहां पर होता है भारत में? पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से बिहार भी सटा हुआ है, आसाम भी है, तो यहाँ पर इन 3 राज्यों में जूट उद्योग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? यानी यहाँ सेंसस की बात की गई है 2011 में, भारत में दूसरा सबसे यानी दूसरे की बात कही गई है, दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बौद्धिस्ट। ठीक है, बौद्ध समूह है जो सबसे फर्स्ट में क्या आता है, हिंदू आता है, और नेक्स्ट है जो सेकंड नंबर पर बौद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कार्बनीकरण प्रक्रिया में जटिल पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से किसमें विघटित हो जाता है? In the process of carbonization, complex substances decompose into which element when heated? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तात्विक कार्बन, यानी एलिमेंट कार्बन में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो प्रायद्वीपीय पठार है जो ये इस शेप में है, आपको पता है। ठीक है, साउथ में ये ट्रायंगल शेप में है, तो ये त्रिकोणीय हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो इस शेप में है, ये जैसे इंडिया का मैप है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम दक्षिणी पठार के नाम से भी जानते हैं, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, ये सभी के लिए है। ठीक है, यहाँ पर केवल भारतीय नागरिकों की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार है सभी के लिए, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत के बाहर का नागरिक हो। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सभी के लिए है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भी सभी के लिए है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये स्वतंत्रता ओनली इंडियंस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। भारत की न्यायिक पदानुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है?
यानी विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया जुडिशियल हायरार्ची, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। लोक अदालत क्या है? ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी है, ठीक है। उच्च न्यायालय क्या है? ये स्टेट पर हाईएस्ट कोर्ट जुडिशियली बॉडी है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है? ये स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 30 क्वेश्चन है इसका। खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर किस वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखो खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं, लक्ष्मण मंदिर है जो, वो वास्तुकला का जो बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। द्रविड़ शैली क्या है? ये साउथ इंडियन स्टाइल है। गांधार शैली है जो, ये बुद्धिस्ट है। और वेसर शैली है जो, ये मिक्स्ड स्टाइल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो नागर शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डिसीज दे रखी है और सिम्टम्स हैं, ठीक है गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये डिसीज इधर लिखनी थी और सिम्टम इधर लिखने थे, वो मिस्टेक हो गई है। तो देखो स्कर्वी है, इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है। यानी स्कर्वी है, स्कर्वी की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स हो जाती है, ठीक है। और एनीमिया है जो, ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। गोइटर है जो स्वेलिंग ऑफ नेक ग्लैंड्स से होता है, ठीक है। रिकेट्स है जो, रिकेट्स सॉफ्ट बोन से होता है, ठीक है। रिकेट्स डेफिशिएंसी सॉफ्ट बोन्स डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, बी, सी और डी। बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा वायु की गति पर निर्भर करती है? यानी रिन्यूएबल एनर्जी है जो, वो मूवमेंट ऑफ एयर पर डिपेंड करती है। तो आपको पता है विंड एनर्जी है जो, है ना, विंड एनर्जी क्या है? वो एयर के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अर्थ से हीट लेती है, उससे क्या है? जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है। इसके बाद में सोलर एनर्जी क्या है? ये सनलाइट से रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रो पावर है ये फ्लोइंग ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस पौराणिक राजा के स्वागत के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अब इस टाइप से भी आ सकता है कि ओणम है जो, वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल का है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो, जो ओणम है एक त्योहार है और वो केरल का है, लेकिन ये किस पौराणिक राजा के स्वागत में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राजा महाबली, ठीक है। राजा महाबली के स्वागत में ओणम त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल? तो ये विटामिन डी होगा, इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, कुंभ मेले के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर गलत पूछा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैचिंग दे रखी है और यहाँ पर गलत पूछा है। यानी नासिक कुंभ है जो, नासिक कुंभ है गोदावरी तट पर लगता है, बिल्कुल सही है। उज्जैन नर्मदा नदी पर नहीं, नर्मदा नदी पर नहीं लगता है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर लगता है, ये भी सही है, ये भी सही है। हरिद्वार गंगा तट पर लगता है, ये भी सही है। देखो उज्जैन कुंभ है जो नर्मदा पर नहीं, क्षिप्रा नदी पर लगता है, ठीक है। क्षिप्रा नदी पर उज्जैन कुंभ लगता है, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन उसमें गलत पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 ए के अनुसार हिंदी के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर इसे याद कर लीजिए कि जो हिंदी की, जो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 343 ए है, ठीक है, जिसे राजभाषा घोषित किया गया था 343 के तहत। और लिपि होगी जो, वो देवनागरी होगी हिंदी की, ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने कार्यात्मक मद यानी फंक्शनल आइटम्स शामिल हैं? 29, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि संविधान की 11वीं सूची में, अब यहाँ पर ये भी कि पंचायती राज है जो, वो कौन सी सूची में आता है? वो 11वीं सूची में आता है, ठीक है। और इसमें जो कार्यात्मक मद है यानी फंक्शनल आइटम है, वो 29 शामिल है, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? अमेंडमेंट 73, ठीक है, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसके तहत क्या है, ये विषय जोड़े गए थे, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
38th क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करते समय निम्नलिखित में से किसका अवलोकन किया था? रॉबर्ट कुक ने जो खोज की थी वो की थी कॉर्क की, ठीक है। ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के पतले टुकड़ों का अवलोकन किया और टाइनी कंपार्टमेंट्स देखे, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है जो कॉर्क है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट उत्पाद विशेष रूप से जीर्ण जाइलम यानी ओल्ड जाइलम में संग्रहित होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेजिन, गम एंड टेनिस, ठीक है, एंड टेनिस। ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्पेशली स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम, ठीक है। ओल्ड जाइलम में ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं, जेनिम, गोंद और टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, 40th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में छपरा के पास गंगा में मिलती है और नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कर्णाली नाम से कौन सी नदी जानी जाती है जो नेपाल में बहती, नेपाल में कर्णाली नाम से जो नदी बहती है उसे भारत में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये घाघरा नदी है। ये घाघरा नदी है जो बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है और ये घाघरा नदी नेपाल में कर्णाली नाम से जानी जाती है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको सीरीज चाहिए कंटिन्यू तो प्लीज कमेंट में यस लिखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार से ये सीरीज आती रहेगी, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। अदर सब्जेक्ट की जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, उनकी भी मैं सीरीज लाने वाली हूँ जल्दी ही, जिनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।